हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीसीटी में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे बीटेक सीएससी में बीटेक में सीएससी कर रहा हूँ। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का हमने कहाँ तक किया था, एमसीक्यू 2 किया था और शॉर्ट आंसर टाइप किया था। शॉर्ट आंसर में हमने शायद शॉर्ट आंसर नहीं किया था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप किया था। ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने ह्यूगन्स प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन किया था। और हमने ये किया था, कंसिडर द पॉइंट ऑफ द फोकल लाइन ऑफ द कन्वर्जेंस। ये वाला क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑन अर्थ फॉर द सनलाइट किया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10.13 से करना है, व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, व्हाई इज द डिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड वेव्स मोर एविडेंट इन डेली एक्सपीरियंस देन दैट ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग यहाँ से। तो ये इस क्वेश्चन में देखो 10.30। देखो 10 तो इसमें बोला है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव इज मोर एविडेंट इन डेली एक्सपीरियंस देन दैट ऑफ लाइट वेव। ठीक है, तो तुम्हारे को इस चीज के बारे में पूछ रहा है कि व्हाई इज डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड मोर एविडेंट इन डेली लाइफ एक्सपीरियंस देन दैट ऑफ लाइट वेव। तो तुम जैसे कि जानते हो, तो साउंड वेव अपना होता है वो क्या होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव होता है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स में लाइट करता है, जो मतलब जो ऑडिबल अपना रेंज है। ठीक है। और इन कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ, मतलब जो लाइट की होती है जिसमें वो डिफ्रैक्शन होता है, सॉरी मतलब जो ये साउंड का ये जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। और जो एवरेज फ्रीक्वेंसी है वो लैम्डा तुम्हारी 15 मीटर से लेके 15 मिलीमीटर तक वैरी करती है। ठीक है। तो जो जस्ट और वही जो साइज होता है लाइट के डिफ्रैक्शन का, वही लाइट के डिफ्रैक्शन जो होता है, लाइट का डिफ्रैक्शन, तो वो तो हमारा जो रेंज है वो कुछ 40,000 एंगस्ट्रॉम से लेके 80,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है। ठीक है। तो क्या है ना कि तुम यहाँ से देख सकते हो कि तुम खुद देखो, तुम्हारे लिए जो wavelength जो है, जो तुम विजुअलाइज से देख सकते हो, वो ये ज्यादा रहेगा कि वो वाला ज्यादा रहेगा। काफी इजी तुम बोलोगे कि ये वाला ज्यादा एविडेंट है कि दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि जो तुम्हारा लाइट का मतलब जो साउंड का जो डिफ्रैक्शन है, साउंड डिफ्रैक्शन, साउंड डिफ्रैक्शन इज मोर एविडेंट देन दैट ऑफ लाइट। ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5.14 पे। ठीक है, सॉरी 10.14। क्वेश्चन नंबर 10.14 क्या बोला कि द ह्यूमन आई है ना अप्रोक्सीमेट एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ, क्या दिया हुआ है तुम्हारे को, चाई इक्वल्स टू 5.8 इंटू 10 to the power -4 रैड। ठीक है, एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई दिया हुआ है। टिपिकल फोटो प्रिंटर है, प्रिंट्स अ मिनिमम ऑफ 300 dpi। 300 dpi कितना होता है? 300 dpi का मतलब क्या होगा, 300 डॉट्स पर इंच। ठीक है। अब 1 इंच होता है तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा 300 डॉट्स पर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है। मिनिमल डिस्टेंस शुड जेड पे be held so that one does not see the individual dots। ठीक है। तो वो बोला कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जहाँ पे हम लोग को मतलब हम लोग को इमेज को रखना चाहिए ताकि अ, वो हमारे को डॉट्स विजिबल नहीं हो। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा यहाँ पे जिस पे हमें ये रखना चाहिए, या फिर तुम बोलो कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा या फिर मैक्सिमम मिनिमम, एक ही बात है। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई, जो वो डॉट्स को ना विजुअलाइज करे, मान लो ये इमेज है यहाँ पे डॉट्स को और डीपीआई को ना आई पहचान पाए, तो वो डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से। जो अपना रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई है
तो पहले तो देखो, रेजोल्यूशन है तुम्हारा मतलब रेजोल्यूशन था 5.8 इंटू 10 to the -4 एट, ठीक है। तो वो तो अपने पास है। एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, तो वो तो हो गया अपना 2.54/300, ठीक है। ये कैसे हुआ? ये तुम्हारा हर एक डॉट के बीच में डिस्टेंस 2.54/300 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 0.85, 0.85 10 to the power -2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि एट, मान लेते हैं जेड डिस्टेंस में हमारा वो एंगल जो होगा वो कितना होगा। जेड डिस्टेंस में जो आर्क सबटेंड होता है, आर्क सबटेंड होगा, तो उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं आर्क बाई रेडियन, ठीक है। आर्क बाई रेडियन क्या होगा, सॉरी आर्क बोला मैंने, यहाँ पे एंगल सबटेंड होगा जो हो जाएगा आर्क बाई रेडियन। अपना जो आर्क दिया हुआ है वो है 0.85, ठीक है, इंटू 10 to the power -2, और हमारा एंगल है जेड, ठीक है। और जेड की वैल्यू है वो है मतलब 5.8 10 to the power -2 रेडियंस, ठीक है, 10 to the power -4 रेडियंस, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जेड के लिए बस ये करना है, जो एंगल सबटेंड है वो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 5.8 इंटू 10 to the power -4, ठीक है। तो जेड अपना हो जाएगा 0.85/5.8 इंटू 10 to the power -4/10 to the power-, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 14.5 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो अपना जो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है वो है 14.5 सेंटीमीटर, जिसमें 300 dpi के डॉट्स एक दूसरे से मिले हुए लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10.15 पे आते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक पोलराइड है, इस प्लेस इन मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है, पहला। अनदर पोलराइड इस प्लेस इन, सेकंड rotate till no light passes, ठीक है। A third polaroid is now placed in between 1 and 2 in case will light emerge from 2, explain, okay, ठीक है। तो जैसा कि तुम जानते हो, केस वन में ये हो रहा है। तो देखो, ऐसा समझो कि केस वन में तुम्हारा ये हो रहा है कि तुम्हारा एक तो पोलराइड है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के पास, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो हो गया वो हो गया कि सिंगल सोर्स जो कि इस डायरेक्शन में ऐसे लाइट जा रहा है, ठीक है। और ये अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज पोलराइज लाइट, ठीक है। ये सारी ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तुम्हारी। अब क्या हो रहा है कि इसके सामने एक पोलराइड रखा जा रहा है, ठीक है। तो वो पहला पोलराइड के बारे में क्या बोला कि पोलर प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है, इसे पोलराइड रख दिया गया हमें, ठीक है। तो पहला पोलराइड ऐसे हुआ। सेकंड पोलराइड ऐसे रखा गया कि उससे नो लाइट पासिस, ठीक है। पहला पोलराइड में हमने रखा, पहला पोलराइड रखा, ठीक है, और सेकंड पोलराइड एंगल पे रखा कि इससे नो लाइट पासिस, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी कुछ होगी और फिर इसके बाद इससे नो लाइट पासिस, नो लाइट। यहाँ पे तो इंटेंसिटी इसकी 0 हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे हमें पता चला। और जो दूसरा तीसरा जो अपना है, तीसरा पोलराइड इज प्लेस बिटवीन 1 and 2। तो तीसरा पोलराइड हमने यहाँ पे रख दिया कुछ ऐसे, तो ये तीसरा पोलराइड है, ठीक है। तो हमसे पूछा इन दिस विल द लाइट इमर्ज फ्रॉम टू, एक्सप्लेन। तो देखो, जो तुम्हारा अभी तुम्हारा ये होगा, यहाँ से कुछ होगा तो देखो, मान लेते हैं जो इससे इंटेंसिटी निकल निकल रही है I1 के बाद से, वो हमारी I1 = I0 हो जाए, ठीक है। तो I3 अपनी होगी यहाँ पे I3, तो वो हो जाएगी ये तुम्हारी I0 cos²θ, ऐसा कुछ। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो यहाँ पे I2 होगी अपनी, ठीक है, तो उसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी I0 cos²θ, और उसका नो लाइट पासिस के लिए हो जाएगा cos90 - θ, cos²90 - θ। तो यहाँ से तुम क्या कह सकते हो, I0 cos²θ sin²θ। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे
यहाँ से हम लोग देखो साइन कॉस थीटा कॉस का थीटा, I0/4, ऊपर 4 मल्टीप्लाई किया, वो अंदर जाके साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते थीटा एंगल है 1 और 3 के बीच में, ठीक है। जो सेकंड बोलाइड है अब इक्वेशन में, उससे नो लाइट पास कर रहा है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 0, उसे साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। 2 थीटा इक्वल टू 0, तो ये तो अपना साइन 0 के बराबर होगा, तो थीटा अपना 0 होगा, ठीक है। यहाँ से तो हम ये बोल रहे हैं, तो तो हमारा यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि नो लाइट passes through polarized when angle between 1 and 3 is 0, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, या फिर उसके अलावा हर केस में तो अगर एक और चीज यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर हमारा एक और केस में, अगर हमारा जो वन जो वन है पोलराइड और टू है पोलराइड इधर, ठीक है। अगर ये तीसरा पोलराइड है, या तो पहले इसके पैरेलल हो जाए या फिर इसके पैरेलल में हो जाए, तो ये जो सेकंड वाले से है वो लाइट पास नहीं करेगी, लाइट पास नहीं करेगी, ठीक है। ये ये अपना इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। 16 का अपनी कितनी है, 23 तक क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कैन रिफ्लेक्शन रिजल्ट इन अ प्लेन polarized light if the light on the incident surface interface on the side of the with higher reactive index, ठीक है, refractive index, sorry. Can reflection result in a plane polarized light if the light is incident on the interface on the side with higher refractive index, ठीक है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपना कुछ सरफेस ऐसा है और ये ऐसा है, यहाँ ये पोलराइज है और ये अनपोलराइज, और इसका कुछ म्यू 1 हो और इसका कुछ म्यू 2 हो। ये यहाँ पे अपना इंसिडेंट लाइट, इधर रिफ्रैक्शन हुआ कुछ, और ये अपना रिफ्लेक्शन। तो ये तो पोलराइज लाइट है। पोलराइज लाइट को हमेशा ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंसिडेंट दिस इज द रिफ्लेक्टिव लाइट, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कैन द रिफ्लेक्शन रिजल्ट इन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इफ द इंटरफेस ऑन द साइड विद हायर। तो एक देखो, जब भी लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम एयर, लाइक मीडियम हो गया लाइक एयर, ठीक है, टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हायर, ठीक है, टू अनदर, मतलब वो जो इंसिडेंस एंगल होता है ना यहाँ पे, इंसिडेंस एंगल वो अपना बराबर होता है ब्रूस्टर एंगल के। ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। इंसिडेंट रे हम इंसिडेंट एंगल हमेशा ब्रूस्टर एंगल के बराबर होता है। तो जो ट्रांसमिटेड रे होती है, जो मतलब हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, वो अनपोलराइज होती है, ठीक है। वो अनपोलराइज हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे हमारी अनपोलराइज हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड ट्रांसमिटेड रे, तो ये हमारी अनपोलराइज हो जाएगी। मीनवाइल जो अपनी रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, पोलराइज कौन होगी अपनी, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे को ये पता है, ये तो हमने थ्योरी से बोल दिया। अभी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड एंगल प्लस इंसिडेंट एंगल, जो कि ब्रूस्टर एंगल है, प्लस क्या बोलते हैं 90 डिग्री, हमारी किसके बराबर होगी, 180 डिग्री के, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड एंगल प्लस ब्रूस्टर एंगल तुम्हारी कितनी बराबर होगी, 90 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं स्नेल्स लॉ के, बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ पता है ना क्या होता है, तो उससे हम लोग कह सकते हैं म्यू 2 इक्वल्स टू साइन आई बी बाई साइन आर, ठीक है। और जैसे तुम जानते हो कि साइन आई बी क्या होता है अपना, एंगल आर इक्वल्स टू 91 है साइन बी, तो म्यू 2 को तुम बोलोगे साइन आई बी
और ये साइन 90 माइनस आर कितनी, आई मतलब आई बी क्या होगी, कॉस आई बी, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो जाएगी tan आई बी के बराबर, ठीक है। तो म्यू टू तुम्हारा tan आई बी के बराबर हो गया। अब तुम जैसा कि जानते हो, जो तुम्हारा म्यू2/म्यू1 है, म्यू2/म्यू1, ये तो एयर है तुम्हारा वैसे तो म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है तुम्हारा, ठीक है। और टेन जो है तुम्हारा, टेन आई इक्वल टू टेन आई बी, तो ये भी तुम्हारा टेन वन होगा, तो मतलब तुम्हारा जो आई बी होगा, जो आई बी होगा तुम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे तुम ये कंक्लूड कर सकते हो। और जो साइन आई अगर तुम लिखोगे, तो यहाँ से जो साइन आई भी तुम लिखोगे, तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, साइन आई बी, तो 1/म्यू, ठीक है। तो तुम्हारा म्यू2/म्यू1 हो जाएगा साइन आई बी, और आई बी तुम्हारा लेस देन 90 डिग्री है, आई बी लेस देन 90 डिग्री है, ये भी तुमको पता है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट से हम ये लिख रहे हैं कि tan आई बी अपना ग्रेटर देन 1 है, और आई बी साइन आई बी इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या हो गया कि यहाँ से अपना एक रिलेशन बन सकता है फर्स्ट और सेकंड में, कि जो 1 से है ना, छोटा है साइन आई बी, सॉरी यहाँ पे साइन आई बी होगा, और यहाँ पे आ जाएगा tan आई बी, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर देखें तो अपना यहाँ से हम बोल सकते हैं tan आई बी ग्रेटर देन साइन, और जैसा कि हम जानते हैं कि आई नॉट जो अपना, सॉरी आई बी है, वो लेस देन, आई बी जो अपना है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है, ठीक है। इधर ही हमने ऊपर देखा था, ठीक है। और आई लेस देन 90, तो वही हम लोग यहाँ से सीधे लिख सकते हैं, आई बी अपना जो 90 से 45 के बीच में है। और हेंस हम लोग बोल सकते हैं जो अपना आई बी है वो अपना आई आर से बड़ा होगा, ठीक है। आई बी इज ग्रेटर देन आई आर, ठीक है। तो इस चीज से हम लोग कह सकते हैं कि जो पोलराइजेशन है हैज टेकन प्लेस। तो सिंपली देखो, अगर तुम कंसेप्ट के थ्रू जा रहे हो तो कंसेप्ट के थ्रू काफी इजिली बता सकते हो, बट वही तुम सॉल्यूशन में जाओगे, देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन है। और कुछ नहीं, बस आपको एक ही चीज प्रूव करनी है कि आई बी ग्रेटर देन, दैट्स मतलब थोड़ा नॉनसेंस चीज है, बट लाइक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो तुम सीधी इजीली कंसेप्ट से जा सकते हो। अब कॉलेज मतलब सॉरी कॉलेज बोल रहा हूँ, स्कूल के एग्जाम्स में अगर तुम्हें ये क्वेश्चन बनानी है तो तुम फिर ऐसे करोगे, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम्हारे को ये अप्रोच नहीं लेना, तो वो सीधे कंसेप्ट थ्रू जाना और तुरंत सॉल्व कर देना, ठीक है। तो 17 देखो, फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव फाइंड द रेशियो ऑफ लीस्ट सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स टू द डिस्टिंग्विश टू बी डिस्टिंग्विश बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर द लाइट 5000 angstrom at electrons are accelerated to 100 volt used as illuminating substances। तो जैसा कि तुम जानते हो कि यहाँ पे तुमको जो लैम्डा की वैल्यू करना है वो है तुम्हारे को 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो वो कितना होता है तुम्हारा, वो होता है 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। और जो तुम्हारे माइक्रोस्कोप में जो जो तुम्हारे क्या दी हुई थी माइक्रोस्कोप की, 100 यूज एज इल्यूमिनेटिंग सब्सटेंस, ओके। अच्छा, तो हमारी जो रिजोल्यूशन पावर होती है माइक्रोस्कोप की, ठीक है, तो वो होती है हमारी 1/d, ठीक है, 1/d, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। तो उसको तुम लिख सकते हो 2 sin बीटा, ठीक है, 2 sin बीटा बाई 1.22 लैम्डा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बाय लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम होगी, वो हमें निकालनी है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डी निकालते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का यूज करके हम डी निकालेंगे। तो यहाँ से डी जो होगा अपना वो हो जाएगा 1.22 लैम्डा बाई 2 sin बीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं अभी यहाँ से, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1.22,
और उसमें फिर ये वैल्यू इंटू मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेड बाई 2 sin बीटा। ठीक है। तो उसके आगे हम लोग लिखेंगे। एक चीज हम जानते हैं कि जो अपना डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा बी। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया। अब इसके हमने एक हम ऐसा देख रहे हैं, लैम्डा बी जो अपना होता है वो होता है 1.22 डिवाइडेड अंडर रूट ऑफ वोल्टेज। ठीक है। ठीक है, तो वोल्टेज हमारे को कितना दिया, 100। तो लैम्डा भी अपना यहाँ से क्या आ जाएगा, 1.22/10। ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 0.122 मीटर्स। ठीक है, सॉरी नैनोमीटर्स। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 1.22 एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁹ होता है। तो 1.22 एंगस्ट्रॉम हो रहा है यहाँ से। और जैसे कि जानते हो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बाई 100 वोल्ट लाइट तुम्हारा कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बाई 100 वोल्ट लाइट। ठीक है। तो डी लिमिट, डी लिमिट तुम्हारा आ रहा है 1.22 इंटू 1.22 इंटू 10⁻⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2 sin बीटा। ठीक है। तो जो अपना रिक्वायर्ड रेशियो है डी मिन और उसका डी का, ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो जो अपना यहाँ पे आ रहा है वो आएगा, वो अपना आ जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो जो ये वाला है डिवाइडेड बाय द अपर वन। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो हमें क्या करना है, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ठीक है, तो ना फर्स्ट है 30। जब उस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो लिमिट आता है ना रेजोल्यूशन का, वो आता है 1.22 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स। ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ से बन गया अपना, अगर हम लोग परफेक्ट होल नंबर टर्म्स से निकाल, सॉरी रेशनल टर्म्स में निकाले, तो हमारा आ रहा है 0.214 इंटू 10⁻⁻³ ठीक है। तो एक्चुअली ये चीज है क्या है, तो ये तुम्हारा है रेशियो ऑफ लीस्ट सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। रिक्वायर्ड रेशियो अपना क्या है, रेशियो ऑफ लीस्ट सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। हम आते हैं 18th क्वेश्चन में। 18th क्वेश्चन अपना बोल रहा है कंसिडर टू स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक सेकंड प्लीज। हाँ, तो 18th क्वेश्चन पे आता है, कंसिडर टू स्लिट इंटरफेरेंस अरेंजमेंट सच दैट द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन such that distance of the क्या था, or the screen for the slits is half the distance between the first minima of the screen falls at the distance d from the center O। ठीक है। तो जैसा कि तुम ये फिगर देख सकते हो, फिगर को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये फिगर को हमने यहाँ से ले लिया और यहाँ पेस्ट किया। तो देखो तुम यहाँ देख सकते हो जो अपना क्या हो रहा है, जो सोर्स है। ठीक है, तो जो सोर्स अपना है उससे क्या हो रही है कि एक लाइट आई स्लिट वन, ठीक है, और ये स्लिट टू है। तो यहाँ पे तुम्हारे को इंटरफेरेंस पैटर्न जो बन रहा है वो तुम्हारा इधर बन रहा है टी। ठीक है, डिफ्रैक्शन से ये हो रहा है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, और एक्स जो है वो अपना डी के बराबर है। ठीक है, वो एक्स तुम जान लो ना क्या हो गया, ये दिस ओपी, ये डी के बराबर है। सॉरी सॉरी, सीओ डिस्टेंस जो है अपना ये एक्स और डी के बराबर। ठीक है, यहाँ से इतना, और ये तुम्हारा एक्स डिस्टेंस है, और ये तुम्हारा C1s और CS2 ये डी है। ठीक है, ये दोनों डी डिस्टेंस। तो तुम्हारे को क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो हमारा x डी है, और डी अपना कितना है, 2D के बराबर है। ठीक है, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा अपना P इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ D² x प्लस D/2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ D² x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम डी और बड़े डी का वैल्यू। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, जो पार्ट डिफरेंस अपना आ रहा है पी, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ D² प्लस ये 2D है तो ये 5D² हो जाएगा, माइनस ऑफ D² माइनस डी।
डी माइनस डी सॉरी ये 4 डी, हाँ टोटल 5 डी करोगे तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, डी कॉमन आ जाएगा बाहर, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस ऑफ वन, ठीक है। तो ये अपना पार्ट डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा के लिए जो अपना पाथ डिफरेंस होता है तो वो होता है लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 डी अंडर रूट ऑफ फाइव माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी बोलेंगे कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई टू रूट फाइव माइनस, ठीक है। जो अपना डी आ गया, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे जो जो हमारे पास गिवन है। तो डी में हम वैल्यूज पुट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू हमारे को जो गिवन है वो है लैम्डा, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू तो नहीं गिवन है, तो लैम्डा बाई टू को हम बाहर ले लेते हैं। और ये क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये अपना रूट 5 - 1 इंटू रूट 5 + 1, तो ये कुछ 5 - 1 हो जाएगा, और ये तो रूट 5 + 1 आ जाएगा। और जैसे जहाँ पे रूट 5 होता है 2.25, और ये हो जाएगा 2.325 के आसपास, ठीक है। तो मीन्स अगर हम लोग अच्छे टर्म्स में जाए तो 3.236, ठीक है। और ये 5 - 1 तुम्हारा 4 हो रहा है, तो लैम्डा/8 3.236, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.404 लैम्डा, ठीक है। अब मैं एक चीज खास इस क्वेश्चन में बता दूं कि ये क्वेश्चन मेरे मेंस में आया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन वाज डायरेक्टली इन माय मेंस, ठीक है। तो काफी, देखो ऐसा सवाल है कि देखो एग्जाम्पलर से बनाने का ये फायदा है कि देखो ये क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमें ऐसे बना के दिखाना है, वी हैव टू गिव इट द आंसर इन 2 मिनट्स। मेरे को कम से कम इसको बनाने में 10 मिनट लगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको 2 मिनट में नहीं बना सकता, ठीक है। कैलकुलेशन पॉइंट है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये क्वेश्चंस आती है, और देखो ये तुम्हें जो बनाने में 10 मिनट लग रहे हैं ना, तुम्हें इसको 2 मिनट के अंदर बनाना है। तो इस चीज की प्रैक्टिस कितनी बार करनी होगी, क्योंकि तुमको इस चीज अटैक करे कि हाँ मेरे को ये सवाल 2-2 मिनट में सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन में, 19th क्वेश्चन पर पे आते हैं, ठीक है। तो जो अपना 19th क्वेश्चन नंबर है वो बोल रहा है कि फिगर 10.5 देखो, 10.5 अपना यहाँ पे है, ठीक है। उसमें ना shows a two-slit experiment arrangement with a source which emits unpolarized light. P is a polarizer with axis whose direction is not given. If IE is the intensity of the principal maxima with no polarizer is present, calculate in the present case the intensity of the principal maxima as well as the first minima, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालने बोला जा रहा है, और ऐसे सवाल ना एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। जैसा कि तुम देख रहे हो, हमें बोला जा रहा है कि जो अपना प्रिंसिपल बनेगा, मान लो कोई अपना प्रिंसिपल यहाँ यही बन सेंटर, तो पूछा सेंट्रल, मतलब पहला जो फर्स्ट मिनिमा होगा, फर्स्ट मिनिमा कुछ कहीं इधर बना होगा, लाइक दिस शुड बी अ मिनिमा, ठीक है। तो वो पूछ रहा होगा कि ये मिनिमा के बारे में पूछ रहा है कि फर्स्ट मिनिमा कहाँ होगा, और इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा जो प्रिंसिपल जो बीच होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो रे वन है, ये वाला रे वन और ये रे टू है, तो रे वन का एम्पलीट्यूड क्या होगा अपना A1, ठीक है। और रे टू का एम्पलीट्यूड अपने पास क्या होगा A2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो दोनों रेज है ना, उनमें एक कांस्टेंट फेज डिफरेंट है जो कि है पाई का मान, ठीक है। पाई का फेज डिफरेंस है दोनों में। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम ए नेट बोलेंगे जो, तो ए नेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, A1² प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। A1 A2 का होल स्क्वायर है। और तो यहाँ पे हम लोग एक और जो चीज कह सकते हैं यहाँ से, कि जो अपना ए वन होगा वो A1 का स्क्वायर इक्वल टू A0 का स्क्वायर साइन KX - ओमेगा, ठीक है। और जो A2 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा A0² साइन KX - ओमेगा t प्लस पाई फेज डिफरेंस, ठीक है।
तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए जेड होगा और ए दोनों बराबर होगा, ठीक है। ए नेट जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं जो ए अपना होगा, ए नेट जो होगा अपना वो हो जाएगा A1 का स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दोनों का सेम आ रहा था ऊपर में, तो हम यहाँ से ए को A1 साइन को के एक्स माइनस ओमेगा टी तो लिख सकते हैं। तो जहाँ पे हमारा हम हमें ये नहीं पता है कि जो ए नेट में है, उसका फेज एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जो एम्पलीट्यूड होगा ना, जो सोर्स वन का जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और ये सोर्स टू जो एम्पलीट्यूड होगा, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, और जो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक सोर्स टू का होगा, वो हम एक इक्वेशन से लिख सकते हैं, जो कि होगा ए इक्वल्स टू ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है, प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस सब के एक्स, ठीक है। तो ये ए नॉट क्या होगा ना, ये टू टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ये वाली चीज, ठीक है, टू टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा। तो वी नो दैट इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है आई इक्वल्स टू आई नॉट आई प्लस वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होता है फॉर मैक्सिमम आई कॉस थीटा इक्वल्स टू वन, दैट इज आई मैक्स इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ आई नॉट, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे देखें, तो अगर हम लोग कांस्टेंट मान लें इसको, ठीक है, कि ये टू आई नॉट वन प्लस कॉस थीटा, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ आई नॉट, ठीक है। और आई नॉट जो होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, हमारे यहाँ मान लेते हैं आई मैक्स इक्वल्स टू, इसको पुट करते हैं फोर टाइम्स ऑफ के ए नॉट का स्क्वायर, ठीक है। हम मान लेते हैं अब क्या होता है व्हेन पोलराइजर पी इज प्लेस्ड ऑन पाथ रे, ठीक है, लेट द रे बी ब्लॉक्ड बाय पोलराइजर, ठीक है। तो यहाँ पे वापस सेम चीज जो हमने ऊपर की थी वो करना है, बस वहां पे हमें एंगल लेके चलना है, ठीक है। तो ये तो हमने किया, ठीक है। तो वहाँ इसमें उसमें डिफरेंस क्या होगा, तुम क्योंकि मैं यहाँ तक सॉल्व किया, अब तुमको वहां पे कुछ क्या करना है कि तुमको वहां पे एंगल लेके चलना है एक और, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पे तुम्हारे को एंगल इग्नोर किया, फिर मिनिमा के लिए तुमको कॉस थीटा का एंगल लगाना पड़ेगा, तो उसमें क्या तुम्हारे को आई नॉट बाई एट आ जाएगा, आई इक्वल्स टू आई नॉट बाई एट, ठीक है, फाइनल आंसर में। ठीक है, तो वो चीज तुम खुद से करके देखना एक बार, आई होप तुम कर लोगे, क्योंकि अभी टाइम कॉन्स्टेंटेड है मेरे पास, और मेरे को सारे क्वेश्चन डिस्कस भी करने हैं, ठीक है। तो 10.20 पे आते हैं, ठीक है। 10.20 क्या बोल रहे हैं, A small transparent slab containing materials of mu equals to 1.5 is placed along AS, ठीक है, AS, अच्छा, AS के along AS किया हुआ है। What will be the distance from O to the maxima and the and of the first minima either side of the principal maxima obtained by the absence of the glass slab, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो अपना रे एस है, ठीक है, ये तुम्हारे इधर देखो, ये है तुम्हारी लिक्विड, सॉरी लिक्विड बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी ग्लास स्लैब है एएस का, जो तुम्हारे एएस टू के अलॉन्ग में एक ट्रांसपेरेंट स्लैब मटेरियल म्यू 1.5 का रखा, एक्चुअली म्यू 1.5 हमारा ग्लास का ही होता है, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, मान लो वो 1.5 म्यू है उसका, वो एएस टू के अलॉन्ग रखा हुआ है। उससे पूछा डिस्टेंस फ्रॉम वो, जहां पर फर्स्ट मिनिमम ऑन द आइदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑब्टेन इन द एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। तो जब ए से रे पासिस करेगा ग्लास स्लैब और थिकनेस सेल पे, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो पार्ट डिफरेंस कॉज द स्लैब क्या होता है तुम्हारा, पार्ट डिफरेंस कॉज द स्लैब
तो वो होता है μ-1 इंटू एल। ठीक है। पार्ट डिफरेंस तुम्हारा ये हो रहा है। और पार्ट डिफरेंस का तुम्हारा वाई डी एस सी वाई, ये तो तुम्हारा लाइट से वो ग्लास से, और वाई डी एस सी से, वाई डी एस सी से तुम बता बोल सकते हो 2D साइन थीटा। ठीक है। तो टोटल पार्ट डिफरेंस P1 पे जो मतलब वो पॉइंट 2 पे जो तुम्हारा आ रहा है, पॉइंट 1 पे जो तुम्हारा, सॉरी पॉइंट 1 बोला था, P1 पे जो आ रहा है, डेल्टा एक्स तुम्हारा हो जाएगा 2D साइन थीटा प्लस μ-1 इंटू एल। ठीक है, ये तुम्हारा पार्ट डिफरेंस आ रहा है। और प्रिंसिपल मैक्सिमम में जो पार्ट डिफरेंस होता है वो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे यहाँ से साइन थीटा एंगल निकलेगा, साइन थीटा। ठीक है। तो वो तुम्हारा हो जाएगा -μ-1 एल डिवाइडेड बाई 2D। ठीक है। सारे वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा यहाँ से हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है -0.5 एल 2 into 4 एल। ठीक है। दैट इज -1/16। ठीक है। साइन थीटा तुम्हारा -1/16 आ रहा है। और सेंट्रल मैक्सिमा पे जो तुम्हारा ओपी होगा, तो वो ओपी तुम्हारा हो जाएगा डी टैन थीटा के बराबर। ठीक है। तो वो तुम्हारा जो डी टैन थीटा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा -d/6। डी, क्योंकि ये स्मॉल एंगल्स है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू टैन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। तो ये आप अप्रोक्सीमेशन लेकर और डी को साइन थीटा का बराबर ही बोल देते हैं। ठीक है। तो वो तुम्हारा -d/16 हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट मिनिमा पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। फर्स्ट मिनिमा के लिए तुम्हारा जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है पी डी इक्वल्स टू लैम्डा बाई। ठीक है। तो लैम्डा तुम जानते हो कि इसमें हमें क्या करना है। तो पहले तो हमारा जो ये था, हमारा जो ऊपर जो पार्ट है वो काफी इजी है। ये मेन प्रॉब्लम आती है इसमें कि 2D साइन थीटा प्लस μ-1, तुम्हारा ये इधर d/μ-1 एल इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे ये आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब जो इस वाले टाइप को सॉल्व करने के क्वेश्चंस जो आते हैं ना, तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि तुमको जो डिफ्रैक्शन होता है ना उसमें तुमको लैम्डा इक्वल्स टू डी लेना पड़ता है फिर। ठीक है। इसको सॉल्व करने लैम्डा को सिर्फ टी लेना पड़ता है। और वो इसमें फिर तुमको साइन थीटा के वैल्यूज आते हैं। इसमें हमारे दोनों डायरेक्शन में वैल्यूज आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये अब तुम्हारा वर्क है कि तुम इसको सॉल्व करो पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन लेने के लिए। ठीक है। अ, तुम आई होप तुम लोग कर लोगे कि तुमने एनसीईआरटी बनाई होगी, एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन आए हैं। और अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो तुमको एटलीस्ट इतनी तैयारी होनी चाहिए कि तुम इसके बाद प्रोसीड करना जानना चाहो। तुमको बस स्टार्टिंग ही बताने की जरूरत है, आगे तो तुम इजीली प्रोसीड कर जाओगे। ठीक है। तो एक और जिसमें मैं पूछा डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल फर्स्ट मैक्सिमम फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस मैक्सिमा ऑन द आइडर साइड हमें निकाली थी। तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, हमारे पास डी टैन थीटा क्या है पता है। टैन थीटा हमारी स्मॉल एंगल है यहाँ पे, ठीक है, वो तो साइन थीटा के बराबर है। तो वो भी काफी इजीली निकाल सकते हो। सॉरी, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा उसको करने में। ठीक है। तो ये भी एक इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन था जिससे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। बट कुछ नहीं, वेव ऑप्टिक्स हमारी बहुत आसान चैप्टर है। हम लोग मीन्स थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एक बार आ जाती है, फिर तुम आराम से इस चीजों को आराम से देख के कर सकते हो। इधर देखो 21 क्वेश्चन है कि जो फोर आइडेंटिकल मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ABCD एज शोन प्रोड्यूस विद द सेम वेवलेंथ लैम्डा एंड आर कोहेरेंट। ठीक है। कोहेरेंट है और टू रिसीवर्स R1 एंड R2 आर एट अ ग्रेट बट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B। ठीक है। तो first, which tourist reserve pick up the larger signal? Second, which of the two reserve pick up the larger signal when B is turned off? Which of the two receivers pick up the larger signal when D is turned off? Or which of the two receivers can distinguish which of the source B or D has been turned off? ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा है कि तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये है ना, ये थोड़ा मैकेनिकल क्वेश्चन है क्योंकि तुम्हारे को कंसिडर करना है कुछ कुछ चीजें। तुम्हारे सोर्सेज हैं, एक सेकंड कोई बात नहीं, तुम्हारे सोर्सेज कहाँ कहाँ है।
एक सोर्स है तुम्हारा ये, दूसरा तुम्हारा ये है, हमारा तीसरा ये है, और चौथा ये है, ठीक, ABCD। तो हमारे जो रिसीवर वन है वो कहाँ पे है, वो अपना ए के पास है, ठीक है। रिसीवर वन जो तुम्हारा है वो ए के पास है, और रिसीवर टू जो तुम्हारा है वो बी के पास, वो तुम्हारा अबव बी है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है, अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, लैम्डा बाई टू डिस्टेंस ग्रेट डिस्टेंस पे, मतलब ज्यादा बहुत सारा डिस्टेंस पे। तो हमसे पूछा जा रहा है जो, क्या बोलते हैं, which of the two receivers pick up the great largest signal। तो which of the two रिसीवर कैसे हम लोग निकालेंगे लार्जेस्ट सिग्नल कौन सा ज्यादा पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि जो अपना जो ए है ना सोर्स, उससे जो पाथ निकल रही है उसका जीरो पार्ट डिस्टेंस फ्रॉम R1 है, ठीक है। R1 पे जो यहाँ से जो वेव्स ऐसे ऐसे जा रही है, उसका जो डेल्टा एक्स ए है वो तुम्हारा जीरो होगा, ठीक है। सिमिलरली जो पार्ट है ए एंड बी, वो तुम्हारी लैम्डा बाई टू आ जाएगी, ठीक है। पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, तो इसका जो डिस्टेंस हो, इसका डिस्टेंस है तुम्हारा जो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा एक्स बी, वो आ जाएगा लैम्डा बाई टू, ठीक है। सिमिलरली जो सी का आ रहा है, वो आ रहा है डेल्टा एक्स सी तुम्हारा लैम्डा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये पार्ट डिफरेंस जो आ रहा है, अगर तुम इसको कंसिडर करो यहाँ से, तो ये तुम्हारा लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई टू, तो R1 बी, R1 में D = R2 बाई, तो ठीक है, तो वो कंसिडर कर सकते हो। तो ये तुम्हारा इस जो डिस्टेंस है डी आ रहा है, और यहाँ तक तुम्हारा पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू है। पार्ट डिफरेंस डी तुम्हारा कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई टू, तो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा D + लैम्डा बाई टू, ठीक है। एडी के बीच में पार्ट डिफरेंस हम निकाले हैं, एडी पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स एडी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा √ऑफ T² प्लस लैम्डा बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टी माइनस लैम्डा बाई टू। ये तुम्हारा D² प्लस लैम्डा बाई फोर माइनस डी बाई लैम्डा बाई टू। तो कुछ ऐसा इक्वेशन सॉल्व करके आ रहा है, दैट इज, ये तुम्हारा लैम्डा बाई फोर हो जाएगा, और ये डी और लैम्डा बाई टू हो जाएगा, फिर डी बाहर निकाल लीजिए, तो ये तो तुम्हारा डी लैम्डा बाई स्क्वायर का फोर माइनस वन प्लस लैम्डा बाई टू, कुछ इस टाइप का इक्वेशन आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और ये लैम्डा बाई टू है ना, तो लैम्डा बाई टू को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से अगर डी कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपना डी कॉमन लिया हमने, ओके। तो फोर डी, ठीक है, हाँ, लैम्डा भी फोर डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए और डी में पार्ट डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें सब पता चल गया, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला कि मैं पार्ट डिफरेंस का नहीं नोट कर रहे हैं, तो वी विल जस्ट, मतलब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस में बी डी का पार्ट डिफरेंस अपना निकला हुआ है, लैम्डा बाई टू है। सी ए का जो पार्ट डिफरेंस है वो अपना लैम्डा है, और इसमें ये तुम्हारा आ गया, तुम्हारा ये पार्ट डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये बोलेंगे, मैं सारी चीजों को कंसिडर करके हम सारे सारे रिसीव से सारे सिग्नल को देखेंगे ए और बी के रिस्पेक्ट पे, ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। सिमिलर चीज हमारा ए और सी का हो जाएगा पार्ट डिफरेंस, जो ए पार्ट डिफरेंस आया इधर के लिए, वो हमारा सेम हो जाएगा R2 के लिए, ठीक है। तो दो में तुम्हारे इतने बड़े डिस्टेंस में आ रहा है पार्ट डिफरेंस, और इधर तीन तुम्हारे ऐसे में है, तो हम सब कुछ calculate करें ना, तो जैसे हम लोग बोलेंगे कि जो फर्स्ट में हमारा जो जो ए पे R1 पे R1 पे जो तुम्हारा जो सिग्नल रिसीव हो रहा है, तो R1 पे हमारा जो सिग्नल रिसीव हो रहा है, R2 पे देख रहे हैं, तो R1 पे जो अपना रिजल्टेंट आ रहा है वो आइदर जीरो होगा या फिर नो सिग्नल होगा, क्यों, क्योंकि वो कट ऑफ हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली हम R2 के लिए बोले, R2 अपना ABCD सिग्नल रिसीव कर रहा है, और जो R2 जो रिसीव कर रहा है, वो जो होगा ना वो ग्रेटर देन R1 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली
हम लोग सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को ऐसे ही पार्ट डिफरेंस निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। और ये 22 क्वेश्चन नंबर है और 23 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो 22 और 23 क्वेश्चन नंबर काफी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तुम इन दोनों को सॉल्व कर लेना। एज लाइक देखो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा इजी दिए, तुम्हारे पास लिमिटेड फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में। और कुछ नहीं, लाइक मैं एक बार बता देता हूँ। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम आर गवर्न्ड बाय द रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैट्स को रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव परमिटिविटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज म्यू आर एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एन अंडर रूट, ठीक है। under root mu r epsilon r equals to n. Ordinarily, material epsilon r greater than 0 and mu r greater than 0. The positive sign is taken for the square root. In 1964, Russian scientist V. Vyacheslav postulated the existence of material with E r less than 0 and mu r less than 0. Since then, metamaterials have been produced in the laboratories and their optical properties studied. For such material, n equals to minus of mu r and epsilon r. As light enters the medium of such material refractive index, the phases travels away from the direction of propagation, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसा है ना कि तुम्हारा बहुत साइंटिफिक क्वेश्चन है। मीन्स तुम्हारी जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको जज किया जा रहा है इस क्वेश्चन को करके तुम कितना सोच सकते हो। एंड सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद हेल्प इन जेई एडवांस, ठीक है। जेई एडवांस से ये क्वेश्चन करने बैठोगे तुम्हारे को बहुत, मतलब अगर तुम अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो और इसको सॉल्व कर, इसको तुमने सॉल्व सही सही कर लिया, मान, यू विल बी सो हैप्पी। एंड एक चीज तो अपने अंदर में ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए, कम से कम मैं बना तो दूं। लाइक टाइम भले लगे, अभी तो टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे, यू विल टेक टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं होगा बिना टाइम के तुम नहीं बना सकते, ठीक है। तुमको टाइम देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में शायद तुमको 1 घंटे भी लगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना। लाइक बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है इसका और बहुत क्रिस्प सॉल्यूशन है। कुछ नहीं करना, तुमको जो स्नेल्स लॉ आता है उसका बेसिक करो, ठीक है। और जो तुम इसको स्नेल्स लॉ से सॉल्व करोगे तुमको खुद समझ में आने लगे कि करना क्या है आगे, ठीक है। सिमिलरली 23 क्वेश्चन नंबर देखो। ensure almost 100% transmit 100% transmittivity. Photographic lenses are often coated with thin layer of dielectric material. The refractive index of this material is intermediated between that of air and glass, which in the optical element lens. A typical used dielectric film is MgF. उसका हमें refractive index दिया हुआ है। What should be the thickness of film so that at the center of the visible sector 555 there is maximum transmission? तो ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन का क्वेश्चन है और इसमें करना क्या है, हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो जैसे कि जानते हो कि एयर का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर उसके हमारे पास फिल्म नेट है, ठीक है। एयर और रिफ्रैक्टिव जो फिल्म नेट के बीच में होगा, हमें बोलना है कि मैक्सिमम ट्रांसमिटिविटी हो, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांसमिटिविटी के लिए हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन लीस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन लीस्ट होने के लिए मतलब पूरी तरह से 100% रिफ्रैक्शन हो जाए, मीन्स हमारे को ये चाहिए, ठीक है। तो हमारे को तो पहले तो स्नेल्स लॉ के बेसिस से जाना पड़ेगा इसमें। फिर हमें जो रिफ्रैक्शन वाला और रिफ्लेक्शन वाला दोनों के पार्ट डिफरेंस को कैलकुलेट करना होगा और देखना होगा लीस्ट पार्ट डिफरेंस, जो लीस्ट पार्ट डिफरेंस जहाँ पे आएगा वो तुम्हारा इस क्वेश्चन में, वो तुम्हारा पॉइंट होगा जहाँ पे तुम बोलोगे कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो रहा है। और वही तुम्हारा इधर तुम्हारा उसमें बोलेगा कि ये जो तुम थिकनेस जो वैरी कर रहे हो उससे तुमको पता चलेगा कि हाँ मेरा यहाँ पे मिस एट दिस पॉइंट ऑफ थिकनेस मेरा मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे शायद तुम्हारा जो मैक्सिमम थिकनेस होगा वो 1000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा पर आंसर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तो एट द एंड मैं यहाँ पे सेशन एंड कर रहा हूँ और आई एम विशिंग यू बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर जेई एग्जाम, जो कि अभी 27 से स्टार्ट हो रहा है। तो 27 जैन से तुम्हारे जेई एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और अच्छे से देना, अच्छे से करना।
बी एज एक्यूरेट एंड एज फास्ट एज यू कैन, ठीक है, एमएनडी सेशन में।